Recording in progress. चलिए शुरू करें। राम राम। चलिए शुरू करें। तो पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। तो सुविचार कुछ इस प्रकार का है आज का।
केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है, केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। ज्ञान ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी तत्व है जो हर कुछ तो छूट जाएगा, बट अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो ज्ञान कोई नहीं ले सकता है। लोग कहते हैं कि सब कुछ कोई चुरा सकता है, सब कुछ चुरा सकता है, आपका धन दौलत रुपया पैसा हर कोई चुरा चुरा सकता है, बट ज्ञान नहीं चुरा सकता है। ज्ञान आपका नहीं चुरा सकता है। वो ज्ञान आपका मरते दम तक आपके आपके साथ में रहता है। तो उसी ज्ञान के भरोसे आप अपनी दुनिया को जी सकते हैं और उस ज्ञान को लेकर के कर सकते हैं। तो इस ज्ञान को हमेशा बरकरार करके रखिए। ज्ञान हमेशा अपने आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपडेट करते रहिए। वह ज्ञान हमेशा आपकी हर जगह पे हर अवस्था में हर काल में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ज्ञान को जितना सुदृढ़ करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना उसको बिल्डअप करेंगे, उतना ही आपकी प्रगति होगी और उतना ही लोग आपको जो है वो आपको चाहेंगे, वो आपकी आपकी तरफ भगेंगे। तो ऐसा करिए कि ज्ञान को हमेशा अपने साथ में लेकर चलिए, ज्ञान को वृद्धि करिए। चलिए, तो इसी सुविचार से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है वो मैं आज आपके पास लेके आया हूँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है वो मैं आपके बीच लेके आया हूँ। तो समझेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो है वो लर्नर कैसे होते हैं, लर्नर किस प्रकार के होते हैं, टीचिंग कैसी होती है, ये सब के बारे में हमने अलग अलग रूपों में जान लिया है। अब हम यहाँ से जानेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, वह कैसे करी जाएगी। हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ लिया, उस कंस्ट्रक्टिविज्म में कैसे टीचिंग लर्निंग होगी, और फिर हमने टीचिंग के बारे में लर्निंग के बारे में समझ लिया, लर्निंग क्या है किस प्रकार से होती है वो सब हमने समझ लिया सीख लिया है। अब हम यहाँ से समझेंगे, हमने ये भी समझा था के बी स्क्वायर को भी समझ लिया कि के मल्टीप्लाई बाई बी। तो हमने इसको समझ लिया था कि नॉलेज में सुधार करना, व्यवहार में सुधार करना, और जो है उसके बिलीव में भी सुधार करना, ये सब जो है उसमें वृद्धि करना, यही क्या है, वह लर्निंग है। तो लर्निंग को और कैसे क्लासरूम में कैसे बनाएंगे, एक टीचर के लिए कैसे जरूरी है, विद्यार्थी के लिए कैसे जरूरी है, वो सब हम आज इस पूरे आज के लेसन में, आज के टॉपिक में हम आज कवर करेंगे। चलिए, तो सीधे बोर्ड पर रुक करते हैं, बोर्ड पर आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टीचिंग लर्निंग है क्या, मतलब यह टीचिंग और लर्निंग है क्या। तो टीचिंग लर्निंग ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है, यह एक दिलचस्प चीज है जो कि किन्हीं लोगों के लिए आती है। जो पढ़ाना है, पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना पढ़ाना, खास तौर से पढ़ाना पढ़ाना एक कला है। पढ़ाना एक कला है, वो सबकी बस की बात नहीं है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो हर कोई नहीं कर सकता है, तो वो एक अलग जुनून कैसे होता है, उसको कैसे डिलीवर करना है, कैसे लेके जाना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, ये सबकी बस की बात नहीं है, एक प्रकार की कला है। तो यह कला भी है और ये साइंस भी है, दोनों प्रकार की बातें हैं। तो यह जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको पसंद करते हैं। पढ़ना पढ़ाना बहुत इसके लिए, तो उन्हीं लोगों के लिए होती है जो इसको पसंद करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दिनेश। सॉरी, इसलिए मुझे काटना पड़ा। तो बात कर रहे थे हम कहाँ पे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे बात कर रहे थे हम कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है।
तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे तीन शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, एक है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग और तीसरा है प्रोसेस। यानी यहाँ पे टीचिंग भी है, एक तरफ कोई टीचिंग कर रहा है और दूसरी तरफ कोई लर्निंग कर रहा है। एक तरफ कोई टीचिंग कर रहा है, दूसरी तरफ कोई लर्निंग कर रहा है, पूरे प्रोसेस में चल रहा है। यानी यहाँ पे कोई सेंडर है, कोई रिसीवर है, कोई सेंडर है, कोई रिसीवर है। सेंडर जो है वह रिसीवर को दे रहा है, सेंडर जो है रिसीवर को दे रहा है, रिसीवर क्या कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, फिर फीडबैक दे रहा है, उस हिसाब से पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये पूरी प्रक्रिया चलेगी कैसे? जैसे संप्रेषण होता है, संप्रेषण में क्या होता है, एक इनकोडर होता है, दूसरा डिकोडर होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी ये पूरी प्रोसेस चलती है। बट संप्रेषण में क्या होता है, संप्रेषण में कुछ जानबूझ करके लगाने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे जो कुछ भी दिया जा रहा है नेचुरली वहां ग्रहण कर लिया था। बट यहाँ पे उद्देश्य पूर्ण होता है। टीचिंग लर्निंग में उद्देश्य होता है, यहाँ पे इंटेंशन होता है, इंटेंशन होता है कुछ देने की। और वो देने की तो वैसे ही लर्निंग के लिए भी इंटेंशन होना चाहिए लेने की। तो यहाँ पे जो टीचर होता है, जो देने वाला होता है, वह क्या होता है, वह वह एक क्या होता है, वह इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो लर्नर है वह डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे यह लेने वाला है, यह देने वाला है। तो देने वाला जो शिक्षण करा रहा है, जो शिक्षण करा रहा है वह, और जो शिक्षण ले रहा है वह, इन दोनों के बीच में वह तभी घटित होगा जब दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात छुपेगी। और जब देने वाला वो भी अच्छा रचनात्मक तरीके से देगा, रचनात्मक तरीके से देगा, तब जाकर के जो लर्नर है वह ले पाएगा। तो इसलिए यह पूरी क्या है, यह पूरी प्रक्रिया में चलता है, पूरी प्रक्रिया को ही हमको आज पढ़ना है। चलिए बात करते हैं। तो यह जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यह सबके बस की बात नहीं है, यह कुछ ही लोगों की बात की है। क्यों? क्योंकि यह एक दिलचस्प चीज है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक रचनात्मक और दिलचस्प गतिविधि है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक रचनात्मक एवं एक रचनात्मक एवं दिलचस्प गतिविधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एकदम रचनात्मक मतलब क्या कि इस तरह से देना है, इस कंस्ट्रक्ट करके देना ऐसे कि सामने वाला जो लेने वाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ले पाए। जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये मुद्दा आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि आपके मन में वह, मस्तिष्क में बिल्कुल भा जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। तो वह तब जाकर के जब फिट हो जाएगा, आपको वह कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हमेशा के लिए याद कराने के लिए क्या होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, साथ साथ में कैसा होना चाहिए, वह एक दिलचस्प होना चाहिए। दिलचस्प मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग। तो एक कंस्ट्रक्टिव और इंटरेस्टिंग, यह दोनों तरीके से यह होना चाहिए। होना जब होगा तभी क्या होगा, वह अच्छी तरह से घटित होगा। तो अब यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक साधारण गतिविधि भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं किसी को पढ़ाना, इतना आसान भी नहीं किसी को देना, किसी को डिलीवर करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लेवल देखना पड़ेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाना पड़ेगा, उनके लिए, उसके लिए पढ़ाने के लिए वह मुद्दे को बिल्कुल टू द पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का काम इतना आसान भी नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, यह एक साधारण गतिविधि नहीं है, यह एक साधारण गतिविधि नहीं है कि तुरंत से शब्दों को लेके आना और शब्दों को उसी जगह पे जोड़ देना। यह इतना आसान काम भी नहीं होता है, इतना आसान काम नहीं होता है कि किसी शब्द को, किसी उदाहरण को ला करके तुरंत का तुरंत टू द पॉइंट वहां पे जोड़ देना ताकि बच्चे उससे लिंक करके पढ़ सकें। तो इसके लिए इतनी आसान गतिविधि नहीं होती, इसीलिए जो है सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए इसको कला भी कहते हैं। यह एक साधारण गतिविधि नहीं है। क्या? यह टीचिंग लर्निंग जो है, वह जो प्रोसेस या टीचिंग कराना, बात करें यहाँ पे टीचिंग के विकास की, टीचिंग की बात कर लें तो टीचिंग इतना आसान काम नहीं है। किसी को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, और सीखना भी इतना आसान काम नहीं है। सीखने के लिए भी क्या है, इंटेंशन लगाना पड़ेगा। अगर आपको बेहतर तरीके से सीखना है तो वहां पे आपको इंटेंशन लगाना पड़ेगा, वहां पे उसके प्रति रुचि लगानी पड़ेगी। और शिक्षण तो उससे भी मतलब देने वाला तो हमेशा कैसा होगा, जब देने वाला होगा तो देने वाले को भी इस तरह से देना कि लेने वाला बिल्कुल सहर्ष को स्वीकार करे, सहर्ष को स्वीकार करे। तो इसलिए यह क्या है, एक साधारण गतिविधि नहीं है, इसमें बहुत प्रकार की बातें जुड़ी होती हैं। इसीलिए इसको साइंटिफिक, इसको साइंस और आर्ट दोनों कहते हैं। यह क्या है, इसको आगे बात कर लें तो यह साधारण गतिविधि नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जिसको पढ़ाना है,
जिसको पढ़ाना है उसका हमको मेंटल रेडीनेस कराना पड़ता है, उसका हमको मेंटल रेडीनेस कराना पड़ता है, ताकि वह व्यक्ति जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो हमारी तरफ बिल्कुल अटेंटिव रहे, हमारी तरफ बिल्कुल अटेंटिव रहे, अट्रैक्टिव रहे। अटेंटिव अट्रैक्टिव जब रहेगा, उसका फोकस रहेगा, तब वो जाकर के यही सोचेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही सोचेगा। अदरवाइज क्या होगा, उसका जो अटेंशन है वह शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बाकी के लिए बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसको समझेगा नहीं। तो इसलिए यह एक प्रकार की क्या है, जटिल प्रक्रिया है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो गंभीरता से क्यों? क्योंकि जब हम जब खुद फोकस्ड नहीं होंगे तो बच्चों को क्या फोकस कराएंगे, यानी जो लर्नर है उसको फोकस क्या कराएंगे, उसको कैसे कैसे अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसलिए यह क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता पड़ती है। और खास तब तो और जब हम विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाते समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाते समय या और भी यहाँ पे जो जरूरत आ जाती है, इसकी और भी यह चुनौती हो जाती है पढ़ाते समय, या और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब मैं विशेष के लिए मैंने आपको बता दिया है, विशेष के लिए समझाया कि विशेष क्या होता है। विशेष में वह नहीं खाली कि जो है वो मुंह बधिर बच्चे हैं, वही हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं, वही विजुअली इंपेयरमेंट बच्चे हैं, लो विजन वाले हैं, वही सर्व पारसी वाले वही हैं, एडीएचडी वाले बच्चे हैं, वही एएसडी वाले बच्चे हैं, वही सीपी बच्चे हैं, वही लर्निंग डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, वही नहीं। यहाँ पे जो भी बच्चे, पिछड़े वाले बच्चे भी इसमें आ जाएंगे, डिप्राइव बच्चे भी आ जाएंगे, गिफ्टेड बच्चे भी आ जाएंगे, क्रिएटिव बच्चे भी आ जाएंगे, सारे बच्चे इसके तहत आ जाएंगे। जो बच्चे निडी हैं, जो बच्चे जिनको की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना, हमको पढ़ाना। ये तब और चैलेंज हो जाता है कि आप गिफ्टेड बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, उसको कैसे जस्टिस दे पाओगे, जो एवरेज बच्चा है उसको कैसे जस्टिस दे पाओगे, जो पिछड़ा बच्चा है उसको कैसे जस्टिस दे पाओगे, जो क्रिएटिव बच्चा है उसको कैसे जस्टिस दे पाओगे कि वो बच्चा क्रिएशन भी कर सके। ऐसा बच्चा जो सुन नहीं पा रहा है उसको कैसे जस्टिस दे पाओगे, आपकी क्लास में वही है। ऐसा बच्चा जो देख नहीं पा रहा है या लो विजन का है उसको कैसे आप जस्टिस दे पाओगे। ऐसा बच्चा जिसकी मूवमेंट नहीं है वह कैसे कर पाओगे। ऐसा बच्चा जो गणित लगा नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में उसको समस्या है, उसको कैसे जस्टिस दे पाओगे। तो यह तब और जटिल हो जाता है जब आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तब तो और जटिल हो जाता है। तो अब ऐसे ही जटिलता को, हमको ऐसा कोई काम नहीं है जग में, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। अगर हम ठान लें, अगर हम प्रण कर लें, अगर हम लेवल जान लें, अगर हम समझ लें उसको, अगर हम उसको खुद को आत्मसात कर लें, उस वस्तु को खुद आत्मसात कर लें, इंटरलाइज कर लें, आत्मसात कर लें, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हर काम पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज को हम कर सकते हैं। तो करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको अटेंशन देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए जब हम यह बात करते हैं कि विशिष्ट अवस्था वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब पूरी गतिविधि जो है इतनी आसान नहीं है। अब मैंने बताया कि यहाँ पे एक तरफ टीचर, एक तरफ लर्नर, तो ये क्या है, यह दोनों तरह का है, यह दोनों तरह की गतिविधि है। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराते हैं तो वहां पे दोनों का अटेंशन जरूरी होता है। दोनों का अटेंशन इन द सेंस कि यहाँ पे जो टीचर है वह भी और जो लर्नर है वह भी, इनमें दोनों को केंद्रित होने की आवश्यकता पड़ती है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों को अटेंशन करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी टीचर टीचर जो डिलीवर कर रहा है, जो दे रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है, जो ज्ञान को इम्पार्ट कर रहा है, वो ज्ञान को इम्पार्ट करते समय वह भी बिल्कुल अटेंटिव हो, ध्यान केंद्रित हो, और जो लर्नर है वह भी बिल्कुल ध्यान केंद्रित हो। तो ऐसे ही यह शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, यह दोनों प्रकार की गतिविधि है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसे इसे शिक्षक केंद्रित Kita nabrak kita lagi. Bakit benar? शिक्षार्थी berapa? केंद्रित, Apa dia? शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, दोनों प्रकार की गतिविधि कहते हैं। दोनों प्रकार की गतिविधि कहते हैं।
मेरे जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो ध्यान करें कि यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग हो रही है, तो प्लीज अपना वॉइस को म्यूट करके रखें। ये दोनों प्रकार की गतिविधि है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक प्रोसेस में चल रहा है। यहाँ पे जो इनकोडर है वो टीचर है, और जो डिकोडर है वो लर्नर है। जो टीचर जो कुछ भी दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, वह बच्चा ले रहा है, वह ग्रहण कर रहा है, वो बच्चा ग्रहण कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, यह एक तरफ जब ये ले रहा है, जब टीचर दे रहा है, लर्नर ले रहा है, तो यहां से क्या हुआ, यह टीचर यहाँ पे एक्टिव हुआ। अभी यहाँ पे टीचर एक्टिव हुआ कि टीचर अभी दे रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, तो अभी मैं एक्टिव हूं, आप पैसिव हो। अभी मैं एक्टिव हूं, आप पैसिव हो। जब मैंने अपना बात बंद किया, फिर मैंने कहा कि आपने क्या सीखा मुझे बताइए, तो आप एक्टिव हो गए, मैं पैसिव हो गया, मैं सुन रहा हूं। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ टीचर जो है, एक तरफ टीचर एक्टिव होगा, तो दूसरी तरफ जब टीचर का काम खत्म हो जाएगा, जब वो पूछेगा, फीडबैक लेगा, तो लर्नर जो वहां पे एक्टिव हो जाएगा। तो ये दो पूरी प्रोसेस में चलता है कि कभी टीचर, कभी लर्नर, कभी टीचर, कभी लर्नर। ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। जब चलेगी, जब टू वे प्रोसेस होगा, जब टू वे प्रोसेस होगा, तभी क्या होगा, तभी वो टीचिंग होगी, तभी वो टीचिंग लर्निंग होगी। इसीलिए ये क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं कि यह छात्र केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित दोनों प्रकार की गतिविधि है। दोनों प्रकार की गतिविधि है। इसमें चार अहम मुद्दे होते हैं, चार महत्व मुद्दे जो है ध्यान करे जाते हैं। जब यह होती कैसे है, तो इसमें चार मुद्दे हम ध्यान करते हैं, और चारों मुद्दे इसमें आ जाते हैं। चारों मुद्दे आ जाते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के चार अहम बिंदु होते हैं। प्रक्रिया के चार मुख्य बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्या है। हम यहाँ आते हैं तो आपको टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट का बात करते हैं, यहाँ से वहां नहीं जाते, भटकते नहीं है, बिल्कुल हमारा सेंटर्ड होता है। सेंटर्ड होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको खुद को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या हम पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। रोज नया आपको ला करके दे रहे हैं, तो रोज नया ला करके देने में टू द पॉइंट, टू द टाइम आपको खत्म करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। कितने समय हमारा काम हो जाएगा, ये सब काम हमारा पूरा दिन का या अभी का पूरा जो समय है वह एकदम अच्छे से पहुंचेगा। तो पहुंचने के लिए करना क्या पड़ता है, उसके लिए करने के लिए हमको जो है यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहला होता क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मैंने कहे कि चार बिंदु है। चार बिंदु कह लीजिए या चार पिलर कह लीजिए, चार बिंदु कह लीजिए या चार पिलर कह लीजिए। तो चार पिलर है क्या, चार बिंदु है क्या। तो सबसे पहला करना है क्या, प्लानिंग। प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद क्या करेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, तो प्लानिंग करके रख नहीं लेना है, प्लानिंग को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो प्लानिंग करना, फिर इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंटिंग, जो दूसरा वाला स्टेप है उसको इंप्लीमेंटिंग करना, यानी हमने प्लानिंग कर लिया होता। अभी मेरा जो रिसेंट में चल रहा है, क्या चल रहा है, वह चल रहा है इंप्लीमेंटिंग। इंप्लीमेंटिंग करने के बाद, इंप्लीमेंटिंग करने के बाद फिर मैं बात करूंगा, क्या बात करूंगा, फिर बात करूंगा कि चलिए, फिर मैं बात करूंगा कि यहाँ जरा मुझे चैट बॉक्स में कह दें, चैट बॉक्स में मुझे जरा कह दें कि ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। चैट बॉक्स में मुझे कह दें कि रेड में ऊपर मैंने जो मिटाया क्या लिखा हुआ था। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताया कि जो मैंने मिटाया उसको मैंने क्या लिखा हुआ था, ऊपर क्या लिखा हुआ था। क्विक 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 सेकेंड में, क्विक सेकेंड में मैंने ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उसको मैंने मिटा दिया। क्या लिखा हुआ था मैंने, और जल्दी से, और जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, टीचिंग नहीं, टीएलएम नहीं है दीनू, टीएलएम नहीं है दीनू जी, टीएलएम नहीं है। हाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीएलपी, टीएलएम नहीं, टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत बढ़िया, सुंदर। हाँ, टीएलपी तो लिखा हुआ था मैंने, क्या टीएलपी। अब ये क्या हुआ, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या, हाँ कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए, मैं मेरा और अभी अभी तक मैं एक्टिव था, अब आप एक्टिव हो गए, सो रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, आप तुरंत एक्टिव हो गए। तो एक्टिव हो गए तो ये करना क्या, पहले प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटिंग करना। इंप्लीमेंट कर दिया, अब इंप्लीमेंट करने के बाद क्या है, आगे आएगा पार्ट इवेल्युएट करना। जैसे मैं पढ़ाने के बाद आपको देता हूँ सो जांच करो, सो जांच करो, तो सो जांच में क्या होता है, पूरे पढ़ाने का आपका जांच होता है। पूरे पढ़ाने का आप अपनी खुद से जांच करो कि हमने कितना पढ़ा, कितने सीखा। तो क्या होता है, उसके बाद होता है इवेल्युएट करना, इवेल्युएटिंग होता है उसके बाद वाला पार्ट, इवेल्युएटिंग होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है फॉलोअप लेना, कि कल हमने पढ़ाया क्या था, क्या काम दिया हुआ था, कहां रह गया था, किसमें कमी रह गई थी, वो फॉलोअप लेना।
वो फॉलो अप लेना। तो यह एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इतनी सारी बातें चलती हैं, इतनी सच्ची बातें चलती हैं। क्या क्या? कि प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग और फॉलो, ये चार बातें, चार पिलर होते हैं। कि पढ़ाना, पहले तो जो पढ़ाओगे आप, जो पढ़ाओगे उसका प्लानिंग करोगे, प्लानिंग मतलब उसका प्लानिंग करने के बाद फिर आकर के पढ़ाओगे आप, पढ़ाने के बाद उसको इवेलुएट करोगे कि बच्चों ने कितना सीखा, आपने कितना सिखाया, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हुई कैसी, प्रभावी हुई, डल हुई, कि आपका जो उद्देश्य आप बना करके आए थे कि ज्ञान देना है बच्चे को, अंडरस्टैंडिंग देनी, बच्चे को अप्लाई करवाना है बच्चे को, क्या हुआ, सब पूरा हो गया? जिस मुद्दे को आप लेके आए थे वह मुद्दा पूरा हो गया? तो वह देखना। फिर साथ साथ में देखना कि अगर जो कुछ रह गया है तो उसको फॉलोअप कैसे लोगे आप। तो फॉलोअप लेने के लिए आप फॉलोअप लोगे, फॉलोअप लेने के लिए वापस से क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, वापस से प्लानिंग करोगे, वापस से इंप्लीमेंट करोगे, वापस इवेलुएट करोगे, उसमें कुछ कमी रहेगी उसका फॉलोअप लेने के लिए वापस से ये करोगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो मेन मुद्दे होते हैं, जो मेन दो मुद्दे होते हैं वो कौन होते हैं? एक होता है टीचर, दूसरा होता है लर्नर। ये दोनों के बीच में पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए चार पिलर काम आते हैं। वो चार पिलर कौन कौन से होते हैं? तो पहला पिलर है वह इंप्लीमेंटिंग, दूसरा है प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग और फॉलो। ये चार मुद्दे जो है वो लिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक हो गया। अब हम इसके कुछ सिद्धांत ले लेते हैं कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जब काम करती है तो किस सिद्धांत के बेस पर काम करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखकर के बात करिए, यानी इसका प्रिंसिपल्स क्या है। हर किसी का प्रिंसिपल होता है, उसकी प्रिंसिपल के आधार पर काम होता है, यानी वह चीजें उसमें रखी जाती हैं, उसको ही मुद्दे में रखा जाता है, उसको ही माइंड में रखा जाता है, तब पढ़ाया जाता है। चलिए तो इसके क्या प्रिंसिपल है वो समझ लेते हैं। अभी तुमने पिलर समझे, इसके बिंदु समझे कि प्लानिंग होता है, इंप्लीमेंटिंग होता है, इवेलुएटिंग होता है और उसके बाद जो है फॉलोअप होता है। इतना हमने समझा। अब हम समझते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है उसकी प्रक्रिया का सिद्धांत क्या होता है। अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूं टीएलपी के सिद्धांत। टीएलपी के सिद्धांत, टीएलपी के सिद्धांत क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो टीएलपी का सिद्धांत है, सबसे पहला तो सिद्धांत है कि बिल्कुल निश्चित उद्देश्य होना चाहिए आपका, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। भाई भटकना नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भटकना नहीं है कि हम यहाँ भी चले गए, 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 यहाँ भी चले गए। भैया दिन भर कहाँ घूम रहे हो, दिन भर कहाँ घूम रहे हो? पता लगा कि आप जो है आपने शुरू किया क से, शुरू किया क से, तो क के बाद चले गए यहाँ पे, चले गए यहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता चले गए। फिर कलकत्ता चलने के बाद फिर आगे कालीकट। अरे भाई कलकत्ता और कालीकट आ गए, कालीकट के बाद फिर उसी में आ गए दूसरी जगह, दूसरी जगह पे आ गए कहाँ पे? तो कोलाबा पहुंच गए, कलकत्ता के बाद कोलाबा पहुंच गए। फिर वही दूसरी जगह और कहीं चले गए, तीसरी जगह और कहीं चले गए। भैया ऐसे थोड़ी घूमना है, आपका मुद्दा बिल्कुल फोकस होना चाहिए। अगर आपको कोलाबा पढ़ाना है तो कोलाबा ही पढ़ाएंगे, अगर आपको कालीकट पढ़ाना है तो कालीकट ही पढ़ाएंगे, अगर आपको जो कोलकाता पढ़ाना है तो कोलकाता ही पढ़ाएंगे, कोलकाता ही पढ़ाएंगे, जो भी है। तो ऐसे क्या, जो आपका उद्देश्य है पढ़ाने का जो तरीका है वह बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। निश्चित, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। सबसे पहले हमको क्या करना है? फोकस करना है। हमको पढ़ाना क्या है? सबसे जो मैंने कहा प्लानिंग, तो प्लानिंग हमारा बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ाना है उसी पर जाना है। इधर 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 आए बाएं दाएं नहीं जाना है, बिल्कुल टू द पॉइंट जाना है। टू द पॉइंट जब जाएंगे उसी के अंदर इन डेप्थ जाइए, जो पढ़ाना उसी के अंदर इन डेप्थ जाइए, उसको अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाइए, उसी चीज को अलग अलग तरीके से समझाइए। यानी कि वहां चले गए तो बच्चा कंफ्यूज होगा, क्या पढ़ना भाई, क्या पढ़ाना था, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सिद्धांत होता है क्या? कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। पहला सिद्धांत इसका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अंग्रेजी में कहते हैं क्या? कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। यानी आपका एम जो है वो बिल्कुल निश्चित हो, एम बिल्कुल निश्चित हो, उसी एम के आधार पे आप चलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत। या इसका मतलब क्या कि आपने जो पढ़ाया, मान लीजिए अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया कि हमने ए पढ़ाया, ए वाले का जो रिलेशन है वो बी से होना चाहिए, ए वाले का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी वाले का रिलेशन
सी से होना चाहिए, सी वाले का रिलेशन डी से होना चाहिए, डी वाले का रिलेशन ई से होना चाहिए। तो इन सभी का रिलेशन होना चाहिए। और ये कभी कभी चक्राकार रूप में भी चलती है, इस रूप में भी चलती है, इसको कहते हैं चक्राकार, स्पाइरल रूप। स्पाइरल रूप में भी चलती है। स्पाइरल रूप क्या कहती है? एक दूसरे का रिलेशन दूसरे से होना चाहिए। तो परस्पर संबंध जो आप पढ़ा रहे हैं तो परस्पर संबंध क्या? परस्पर संबंध आपका जो आपका शिक्षण है, जो अधिगम है उससे, जो टीचर है, जो विद्यार्थी उससे, जो वहां पे बिल्कुल जिस समाज में पढ़ा रहे हैं उससे, हर चीज का रिलेशन होना चाहिए। दैनिक जीवन की उपयोगिता से भी उसका निर्माण होना चाहिए। तो ये इसीलिए कहता है क्या कि यह परस्पर संबंध का सिद्धांत बनाती है, प्रिंसिपल कोरिलेशन एंड, और फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इस पर करती है। और क्या करती है? ये रेडीनेस पर भी बात करती है। तैयारी का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत यानी रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, और यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस चलिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत में एक जो रेडीनेस है वह। आगे बात करते हैं तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए बच्चों को। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बच्चों को लगातार मोटिवेट करना कि आप ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे। बच्चे उससे मोटिवेट हो ताकि वो आपके प्रति आकर्षित रहें, लगातार आकर्षित रहें, और आकर्षित रहेंगे तो सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। पांचवा मुद्दा क्या है? पांचवा मुद्दा कहता है पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। अच्छा, अब बताइए, हमने यहाँ पे अभ्यास तो बता दिया, रेडीनेस बता दिया, एक एक जो है थॉर्नडाइक की एक बात और बच रही है, वो क्या है? जरा जवाब दीजिएगा। तो हमने रेडीनेस बता दिया, हमने अभ्यास बता दिया, एक्सरसाइज बता दिया, एक चीज अभी बच रही है थॉर्नडाइक की, जो तीन उनके मुख्य सिद्धांत है। जरा क्विक आंसर करिए। तो बात करते हैं पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मैंने थॉर्नडाइक का मेन सिद्धांत और पूछा था भैया, तत्परता हो गया, जगदीश जी तत्परता हो गया, ये रेडीनेस, यही तैयारी या तत्परता हो गया, तत्परता हो गया। यहाँ पे अभ्यास भी हो गया, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस ये भी हो गई। तीसरा भी बाकी हो, तीसरा हमको बताइएगा। छठवें में चलते, जब तक आप लोग बताइए। फिर है पुनर्बलन का सिद्धांत। फिर है क्या? पुनर्बलन का सिद्धांत। उसी के आधार पे जो पुनर्बलन भी है, उसी के आधार पे जो आप लास्ट हमको बताओगे, उसी के आधार पे पुनर्बलन को लाने का काम स्किनर जी ने किया हुआ था। तो पुनर्बलन का सिद्धांत, बच्चों को लगातार पुनर्बलन भी मिलना चाहिए। जैसे आपने जवाब दिया, मैंने कहा नहीं गलत है, ये जवाब मेरा तुरंत ऑन स्पॉट आपको जवाब देने का काम, कि नहीं तत्परता नहीं हो सकता है इसका। एक दो तो यहाँ पे हो गया, रेडीनेस हो गया, यहाँ पे दिखा दिया मैंने, प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज भी दिखा दिया। तीसरा बाकी है थॉर्नडाइक का जो तीसरा मुख्य नियम है वो क्या? हाँ, वेरी गुड, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम भी जो यहाँ पे है, ऐसे एक्टिव रहिए सभी लोग। तो क्या यहाँ पे पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। बच्चे को लगातार, जैसे मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये क्या है? हाँ, प्रभाव, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, कितना अच्छी तरह से जवाब देते हैं आप लोग। और सारे एक्टिव रहिए, सभी लोग एक्टिव रहिए, मस्त। तो ये क्या है? ये लगातार आपके लिए रीइंफोर्समेंट भी है, और आप इससे हो रहे हैं। अब आगे है क्या? उद्दीपन का सिद्धांत। सातवां, उद्दीपन का सिद्धांत, यानी आपको स्टिमुलस भी मिल रहा है, वहां से आपको देख करके आपको प्रेरणा भी मिल रही है, वहां से आपको मिल रहा है सब कुछ। यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। एक दूसरा जवाब दे रहा है तो अब भी उसके लिए जवाब देने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ से आपको स्टिमुलस मिल रहा है कि आप एक दूसरा जवाब दे रहा है, उसे देख करके हमको भी जवाब दे रहा है। तो ऐसे ही एक ऐसा क्रिएट होना, एक ऐसा वातावरण क्रिएट होना जहां से कि आपको वहां से सीखने के लिए मिले। तो ये क्या है? स्टिमुलस का भी सिद्धांत। तो उद्दीपन का सिद्धांत, ये इन सिद्धांतों के आधार पे जो है हमारे टीएलपी काम करती है। तो टीएलपी में क्या होना चाहिए? टीएलपी में उद्देश्य जो है बिल्कुल प्रमुख होना चाहिए, उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। टीएलपी में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराते समय एक टीचर हमेशा बिल्कुल फोकस्ड हो कि वही पढ़ाना है। दूसरी बात कही जा रही है कि परस्पर संबंध, यानी एक पार्ट का दूसरे पार्ट से, एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट, तीसरे कॉन्सेप्ट से रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए, वो उसी के इर्द गिर्द घूमे।
ऐसी मैं टीएलपी की बात कर रहा हूं, तो आज मैं टीएलपी की 1 घंटे में अगर टीएलपी पढ़ाऊंगा तो टीएलपी 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 हजारों बार मैं टीएलपी शब्द यूज करूंगा, हजारों बार मैं टीएलपी शब्द यूज करूंगा। जो भी पढ़ाऊंगा उसको मैं टीएलपी से ला करके जम कराऊंगा, उसे टीएलपी से ला करके रिलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मुद्दा क्या है? टीएलपी है। मेरा मुद्दा टीएलपी, इसलिए मैं बार बार टीएलपी नाम लूंगा, बार बार मैं टीएलपी नाम लूंगा और टीएलपी लेकर के जो भी पढ़ाऊंगा उसको टीएलपी से रिलेट करूंगा। तो ये क्या है? वह क्या हो? परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो भी पढ़ाओ उसका रिलेशन हो उसके साथ में। और क्या? तैयारी, तैयारी का सिद्धांत। बच्चे तैयार हों, ये आप लोग जो है आप लोग रेडी रहें, तो जिसको पढ़ाने वाले हैं वो रेडी रहे पढ़ने के लिए, तो वो भी रेडीनेस का सिद्धांत। आगे क्या? अभिप्रेरणा, बच्चों को प्रेरणा मिलती है। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद क्या हो सकता है? तो बच्चों को प्रेरणा मिले कि हम और कुछ सीखे। प्रेरणा जो है इंटरनल एक्सटर्नल किसी प्रकार की जो है प्रेरणा हो सकती है। पुनर्फलन, अब बच्चों ने कुछ जवाब दिया तो बच्चों को शाबाशी कहो, कुछ भी करो उनको दो, तो वो बच्चों को पुनर्फलन मिलेगा। तो पुनर्फलन का भी सिद्धांत इसके साथ में आता है। साथ साथ में उद्दीपन, बच्चों को वहां से कुछ रिएक्शन मिले, वहां से मिले ताकि वो और सीखने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे उद्दीपन का भी सिद्धांत होता है। ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए हम बात करते हैं टीएलपी के 5P। इसमें 5P काम करते हैं, 5P। टीएलपी के 5P काम करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 5P की चर्चा कर लेते हैं। 5P क्या है? टीएलपी के 5P। टीएलपी के 5P, 5Ps। 5Ps में पहला पी है प्लान। पहला पी है उसको कहते हैं प्लान, प्लान। दूसरा पी है उसको कहते हैं पिन पॉइंट, पिन पॉइंट। तीसरा पी क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। चौथा पॉइंट है क्या? पिक्चर। और पांचवा पी है क्या? प्रेस्क्राइब। इसके आधार पे टीएलपी काम करती है। इसके इसके अंदर 5P भी लेकर के चलते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या? प्लान की। तो आप प्लान करोगे, जो पढ़ाना है आपको वो प्लान करोगे। प्लान करने के बाद क्या करोगे? प्लान को आप पिन पॉइंट करके रखोगे। जो प्लान है उसी प्लान, जैसे आपने पिन को क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, पिन करते हैं ना, पिन। इसी को लेकर के चलना हमको, इसी को लेकर चलना है। इसको दबा लेते हैं, इसको कहीं जाए नहीं, जहां जहां जाएंगे पिन पॉइंट चलता रहेगा। यानी ये प्लान ही प्लान है। टीएलपी 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 साथ साथ में जाता रहेगा। आप प्लान में भी टीएलपी और प्रेजेंटेशन करोगे वहां भी टीएलपी, जो पिक्चर दिखाओगे उसमें भी टीएलपी, जो प्रेस्क्राइब करोगे उसमें भी टीएलपी। हर जगह पे पिन पॉइंट करके रखोगे, यानी टीएलपी को पिन पॉइंट करके चलना। तो पी आना। फिर प्रेजेंटेशन करना, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उसको डिलीवर करना, लोगों को देना, बच्चों को देना कि यही है। अभी मैं टीएलपी पढ़ा रहा हूं तो टीएलपी को आपको अलग अलग तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रेजेंटेशन देना। प्रेजेंटेशन करने के बाद क्या करना? पिक्चर दिखाना, जो चीजें हैं उस संबंधित से पिक्चर दिखाना बच्चों को। फिर क्या करना? प्रेस्क्राइब करना कि ये चीज और यहां से मिल सकती है, ये चीज और यहां से मिल सकती है, इसका ज्ञान यहां से हो सकता है, इसका रिलेशन यहां हो सकता है, इसका रिलेशन यहां हो सकता है। तो प्रेस्क्राइब करना, जैसे मैंने बताया था कि रिलेसिव प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी परस्पर सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रेस्क्राइब करना ताकि इसका सिद्धांत वहां भी है, ये चीज हम पढ़ेंगे, इसका यूज यहाँ होगा। ये अगर हम टीएलपी पढ़ा रहे हैं तो मुझे एक जवाब दीजिएगा कि टीएलपी का यूज कहां हो सकता है, मुझे जरा क्विक जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। तो प्रेस्क्राइब करते हैं, तो फिर मैं आगे बताता हूं टीएलपी का यूज कहां हो सकता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यूज कहां हो सकता है। मेरा आगे का मुद्दा भी वही है, मेरा आगे का मुद्दा भी वही है। वेरी गुड। पृथ्वी जी सो गए थे लग रहा है। क्लास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वहां पे टीएलपी का इस्तेमाल करते हैं। टीएलपी का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सुंदर जवाब। क्लास में, अभी यहाँ पे क्लास चल रही है तो इस क्लास में भी मैं टीएलपी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। मैं इनकोडर हूँ, आप डिकोडर हैं। कभी अभी आप डिकोडर हो जाएंगे, मैं इनकोडर हो जाऊंगा। आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो आप इनकोडर हो जाएंगे, मैं डिकोडर हो जाऊंगा, मैं आपका जवाब दूंगा। तो ऐसे ये क्या है, ये कहाँ चलती है, कहाँ काम आती है? तो ये काम आती है कहाँ पे? ये क्लास में काम आती है। तो ऐसे ही इसके 5, इसके जो है वह 6E भी काम आती है। 5P और 6E, 6E को भी मैं आगे वाली भी क्लास में चर्चा करूंगा। अभी 6E को देख लेते हैं। अभी तक हमने 5E पढ़ा हुआ था, अब यहाँ 6E देखते हैं। 6E क्या है? 5P देखा, अब 6E देखते हैं। 6E ऑफ टीएलपी। ई, बस अभी 6E देख लेते हैं, यहाँ पे टीएलपी नहीं लेते हैं। 6E क्या है इसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसको भी ध्यान करे रखिएगा, अभी याद रखे रहिएगा 6E क्या है। तो 6E में पहले हम 5P समझते थे, क्या क्या? तो इंगेज करते थे, बच्चों को इंगेज करते थे।
इंगेज करने के बाद बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कहते थे। बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे इलाबोरेट करेंगे, इलाबोरेट करेंगे, बच्चे इवेलुएट करेंगे, जो पढ़ेंगे इवेलुएट करेंगे। फिर जो छठवां ई है, बच्चे उसको एक्सटेंड करेंगे, जो पढ़ा हुआ उसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो है, ये 6 ईज हैं, 6 ईज हैं। ऐसे कैसे कि इंगेज करना बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी संरचनात्मक पद्धति, संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक बताया नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिविज्म, तो उसके जरिए बच्चों को इंगेज करना। बच्चे एक्सप्लोर करें, ज्यादा बच्चे समझे, अपने से खुद से समझे, तो एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, खुद से पढ़ ले, जब समझ में आ जाएगा तो बच्चे उसको एक्सप्लेन करने लगे, यानी हमारा टीएलपी कैसा हो, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हो कि बच्चे उसमें एंगेज हो सके, बच्चे उसको एक्सप्लोर कर सके, बच्चे उसमें एक्सप्लेन कर सके, बच्चे उसको इलेबोरेट कर सके, और भी ज्यादा, एक ही जगह पे नहीं, अलग तरीके से और कहां हो सकता है, अलग तरीके से और कहां हो सकता है टीएलपी। तो टीएलपी क्लास में हो सकता है, टीएलपी हम बड़ी क्लास में हो सकता है, टीएलपी किसी को समझाने के रूप में हो सकता है, जहां पे भी हम शिक्षण अधिगम हो, वहां हर जगह पे जो है क्लास मतलब हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि खाली क्लास में 40 मिनट की क्लास है वहीं पे हो, भैया हम और भी जगह पे ले सकते हैं, जहां पे हम पढ़ा रहे हैं वहां पे हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेबोरेट करना, फिर इवेलुएट करना कि हमने क्या पढ़ा, पढ़ा तो कितना, सीखा, समझा कितना, हमारा पढ़ाने का तरीका बराबर था, बच्चों के पढ़ाने का तरीका बराबर था, जो टीएलएम मटेरियल यूज हुआ वह सब बराबर था, जो एम हमने बनाया हुआ था, जो प्लान बना हुआ था, सक्सेस हुआ नहीं हुआ, ये सब चर्चा करना, पता चलता हमको इवेलुएट से। फिर बात करते हैं एक्सटेंड की, उसको और कहां लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे कहां, इसका और क्या रूप हो सकता है। जैसे हम कहते हैं पार्ट ए खत्म हुआ, पार्ट बी पढ़ेंगे, पार्ट ए खत्म हुआ, पार्ट बी पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, अभी हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग पढ़ते तो एक दिन में कॉन्सेप्ट था, लर्निंग मतलब क्या, सीखना, सीखना, जो कुछ भी नई बातें हैं सीखनी या पुरानी बातें सीखनी, नए में उसे में एसोसिएट कर देना, स्कीमा बना लेना, सीखना हो गया, बस खत्म हो गया। बट हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेकर के चल रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे आगे जगहों पे, आगे आगे जगहों पे एक्सटेंड कर रहे हैं। वही क्या है, सीखना का मतलब उसको एक्सटेंड करना। मान लीजिए इसका एक्सटेंड पे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इन सभी का रिलेशन है हमारे आगे आगे के मुद्दे में, जब मैं आगे की अभी और पढ़ाऊंगा तो उसमें ये मुद्दे हैं, कैसे हैं। चलिए बात करता हूं कि एक्सटेंड कैसे करना। बच्चे ने इतना सारा कुछ कर लिया, ये भी खत्म हो गया, 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 अब बच्चों को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का रिलेशन कहां होगा, हमारे जो मैंने वो 4, ध्यान करिएगा, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जवाब दीजिएगा, मेरा प्रश्न है आप लोगों से। मैंने 4 पिलर बताए हुए थे, एक शुरू में 4 पिलर बताए, 1, 2, 3 और 4, 4 में से ये एक्सटेंड कहां आएगा, जवाब दीजिएगा। मैंने यहाँ पे बताया था प्लानिंग, यहाँ पे बताया था जो है इंप्लीमेंटेशन, यहाँ बताया था मैंने इवेल्युएशन, और यहाँ पे एक चीज बताई हुई थी, ये था फॉलो। यहाँ इनमें से ये में से एक्सटेंड कहाँ पे आएगा, बताइए जरा, एक्सटेंड कहाँ पे आएगा। इसी टीएलपी में पढ़ाते समय मैंने कहा था कि इसके 4 बिंदु हैं, 4 पिलर हैं, ये 4 पिलर, पहला पिलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक्सटेंड किस में आएगा, जवाब जल्दी से क्विक, एक्सटेंड किस में आएगा, प्लानिंग में आएगा, एक्सटेंड इंप्लीमेंटेशन में आएगा, एक्सटेंड इवेल्युएशन में आएगा, या एक्सटेंड फॉलो में आएगा, किस में आएगा। भी हमने कर लिया, एंगेज करा दिया, एक्सप्लोर करा दिया, एक्सप्लेन करा दिया, इलेबोरेट करा दिया, इवेलुएट करा दिया, ये सब हो गया बच्चे का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। कहां आएगा, फॉलो। फॉलो मतलब क्या, अब उसको बढ़ाना, आगे लेना, उसकी आगे की चीज पढ़ाना, क्या कम रह गया है, क्या ज्यादा हो गया है, उसका फॉलोअप लेना, उसका फॉलोअप लेना। फॉलोअप लेना ही क्या है, वह एक्सटेंड है। चलिए एक एग्जांपल की तरह ले लेते हैं, अभी इसका एग्जांपल हालांकि मैं और आगे लूंगा, फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपने एक बच्चे को पढ़ा दिया, यहाँ पे 2 + 2, एक छोटा बच्चा है, 2 + 2 आपने पढ़ा दिया, इसको कहा कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 2 मिलकर के हो गई 4। अब ऐसे ही बच्चे को आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कई प्रकार के एग्जाम्पल से ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा दिया, जोड़, जिसको कहते हैं जोड़, साधारण जोड़ बच्चे को आपने सिखा दिया। अब इसी का इस्तेमाल बच्चे को आप यहाँ पे क्लासरूम में करवाए। एक दिन ऐसे ही ले गए मार्केट में, बच्चे को मार्केट में ले गए, बोले अच्छा चलो तो यहाँ पे इनको 2 चीज यहाँ पे है, 2 चीज यहाँ पे, इनको पैसे गिन करके दे दो, कितना देना होगा। 2 रुपए का सामान यहाँ पे लिया, 2 रुपए का सामान लिया, इनको पैसे गिन करके दे दो, कितना देना होगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, इस वाली पढ़ाई हुई चीज का यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, इस वाली क्लास में ये वाली पढ़ाई हुई वस्तु का, इस वाले कॉन्सेप्ट का अप्लाई, इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है, कहां पे, यहाँ पे आकर के दुकान में, आकर के लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, ऐसी अन्य अन्य जगहों पे ये दो जो 4 पढ़ा हुआ है इसको यहाँ पे यूज कर रहा है। 2 पुस्तक, दो वस्तु लिया, 4 दिया, फिर 2 पुस्तक लिया तो पुस्तकालय में दिया, ऐसे 2 2 का 4 का इस्तेमाल कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में।
अलग अलग सिचुएशन में उसको एक्सटेंड कर रहा है, यही करना एक्सटेंड करना है क्या कहलाता है, वर्ब 5-6 का है। पढ़ तो लिया, सीख तो लिया, सीख करके खाली जेब में भर के नहीं रखना है, खाली जेब में भर के नहीं रखना है, तो उसको क्या करना है, उसको देना है सभी को, फैलाना है सभी को, उसको यूज करना है, यूज करने के लिए तो सिखाया जा रहा है आपको, उसका इस्तेमाल करना, उसको खाली मस्तिष्क में भर करके नहीं रखना, उसको अप्लाई करना। तो अप्लाई करना बच्चा सिचुएशन में सटीक रूप में परफेक्टली कर पाए, यही क्या है, उसका एक्सटेंड रूप है। यानी उसका और बृहद रूप क्या होगा, उसका और आगे का क्या रूप होगा, उसको और अलग तरीके से कैसे करेंगे, ये अलग तरीके से बताना भी क्या होता है, वह एक्सटेंड होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने आप लोगों ने कहा कि जो टीएलपी है क्लासरूम में भी होती है, तो चलिए हम क्लासरूम में टीएलपी का इस्तेमाल करते हैं। में टीएलपी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे टीएलपी का इस्तेमाल करेंगे क्लासरूम में, वहां चलते हैं। टीएलपी का इस्तेमाल क्लासरूम में कैसे करते हैं, उसका आप ही लोगों ने कहा, भाई मैंने नहीं कहा कि क्लासरूम में करते हैं, तो आप लोगों ने कहा क्लासरूम में करने के लिए, तो चलिए क्लासरूम में करते हैं। क्लासरूम में जो है टीएलपी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो टीएलपी होती है, जब हम क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, कोई भी लेसन पढ़ाने जाते हैं, तो पढ़ाने जाने से पहले हम जो है वो तैयारी करते हैं, रेडीनेस करते हैं कि बच्चा तैयार रहे, कि पढ़ने के लिए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए तैयार है क्या, रेडीनेस, जो हमने कहा था रेडीनेस का सिद्धांत, रेडीनेस का सिद्धांत, तो वो रेडीनेस का सिद्धांत हमको लेके आना है। टीएलपी इन द क्लासरूम, टीएलपी इन द क्लासरूम। चलिए, तो टीएलपी इन द क्लासरूम देख लेते हैं। अब टीएलपी क्लासरूम में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब हम पढ़ाने जाते हैं, तो पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, बच्चे का जो है रेडीनेस कराते हैं, बच्चा तैयार हो उस पढ़ाने के, उस जो मुद्दा हम पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चा तैयार है कि नहीं, वो सब चीजें आती हैं कि नहीं, तो वह चीज आती है, तो उससे उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहला मुद्दा हमारा होता है क्या, स्टडी ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। हम बच्चे का पूर्व ज्ञान का जांच करते हैं, और पूर्व ज्ञान का जांच करते हैं, पूर्व ज्ञान का जांच करते हैं। अब इसी को कहते हैं क्या, रेडीनेस कराना, इसी को कहते हैं रेडीनेस कराना, तैयारी करना, तत्परता दिखाना, तत्परता दिखाना, तैयारी कराना, तैयारी कराना। अब तत्परता कैसे करवाएंगे, जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, जो आज हम पढ़ाने वाले, स्टडी ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी पीके, जो हमने पढ़ाया हुआ था कल, कल हमने क्या पढ़ाया था, जरा कोई जवाब दे मेरे को, कल हमने क्या पढ़ाया हुआ था, कल हमने क्या पढ़ाया हुआ था, इसी से संबंधित कल कुछ पढ़ाया हुआ था, क्या पढ़ाया हुआ था कल, जवाब, क्विक 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 क्विक, मिनट में आंसर, मिनट भी नहीं लगना चाहिए, सेकंड में आंसर, क्विक 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 क्विक, भूलिए नहीं, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, समय कम है हमारे पास, जल्दी जवाब दीजिए, क्या पढ़ाया हुआ था कल। बच्चे सफल क्यों होते हैं, वेरी गुड, बच्चे सफल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अरे आप बच्चे असफल क्यों होते हैं, बच्चे सफल कैसे होते हैं, बच्चे असफल कैसे होते हैं, तो बच्चे सफल हुए, तो वो भी जानना कि जो मुद्दा हमने कल पढ़ाया हुआ था, बच्चे सफल होते हैं, तो उस पे आज हम कैसे होंगे, सफल कैसे होंगे, सफल कैसे होंगे, तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर तरीके की होनी चाहिए, तो बच्चे सफल होंगे। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर नहीं होगा तो बच्चे असफल होंगे। बच्चे असफल क्यों होते हैं, वेरी गुड, बच्चे असफल क्यों होते हैं, बच्चे सफल क्यों होते हैं, यह चीज हमने कल पढ़ी हुई थी, तो कल पढ़ी हुई थी। अब उसी पर अगर नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है, तो उसके बारे में बच्चों को बताना, बच्चों को बताना कि क्या क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से कारण होते हैं असफल होने के, असफल होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो उस पर जो है थोड़ा सा ब्रशअप करना, ब्रशअप करना क्या, कि ये बच्चा पढ़ाया तो है, हो सकता है भूल गया, कहीं और दिमाग है, तो यहाँ पे लेके आना, उसको ब्रशअप करा देना। तो अगर नहीं ज्ञान है तो क्या करना, वहां पे उसको ब्रशअप कराना। चलिए, तो हम स्टडी द प्रीवियस नॉलेज करेंगे। अब प्रीवियस नॉलेज करने के लिए क्या करेंगे, असेस करेंगे, इसको हम असेस करेंगे, स्टडी करने के लिए हम इसको असेस करेंगे, असेस द प्रीवियस नॉलेज, असेस द प्रीवियस नॉलेज, असेस द प्रीवियस नॉलेज को असेस करेंगे। अब ये देखेंगे कि क्या जो हमारा पीके है, पीके सफिशिएंट है, यहाँ पे चेक करेंगे, इज पीके सफिशिएंट, इज पीके सफिशिएंट,
क्या हमको आगे पढ़ाने से पहले ये पीके हमारा सफिशिएंट है? सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है कि आपको इतना सारा कुछ पता है। बच्चे असफल क्यों होते हैं, बच्चे असफल क्यों होते हैं, सफल कैसे होते हैं, बच्चे असफल, बहुत बढ़िया, इतने सारे लोगों ने जवाब दिया। तो यह जो आज हम पढ़ाने वाले, उस पढ़ाने से संबंधित बच्चों का ज्ञान बराबर है। मान लीजिए हम यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ पढ़ाने के लिए हमको पढ़ाना है यहाँ पे 26 गुणे 6 पढ़ाना है, 26 गुणे 6 पढ़ाना है। तो क्या बच्चों को इससे पहले ये 26 का 6 का मतलब पता है? 6 में 6 का पहाड़ा बच्चे को पता है, 6 में 6 का गुणा कैसे करते हो बच्चे को पता है, जोड़ते कैसे हो बच्चे को पता है, मिलाते कैसे हो कैसे पता है, ये गुणा की प्रक्रिया कैसे करते हैं ये सब पता है। क्या यह सब पता है? अगर यह पता होगा तभी बच्चा इस गुणे को लगा पाएगा, अदरवाइज नहीं लगा पाएगा। तो यह पढ़ाने के लिए, ये हमारा नया है, ये हमारा न्यू है, ये एनके है, इसको कहेंगे एनके। अब एनके से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं जरूरी है, एनके से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं जरूरी है। क्या वो बच्चे को आता है? क्या बच्चे को 6 में 6 का गुणा करने आता है? 6 में 6 गुणा करेंगे तो कहां लिखेंगे, जो बच्चे का उसको कहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे? क्या यह प्रोसेस बच्चे को पता है? पता है? अगर नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता या बच्चा भूल गया है, तो क्या करना, ये चेक करना, इज पीके सफिशिएंट? अगर नहीं यहां पे बात आती है नहीं, तो क्या करना है? अगर बात आती है नो, नहीं, तो क्या करना है, यहाँ पे ब्रशअप करना है बच्चे के ज्ञान को। अभी यहां नहीं जाना आपको, एनके नहीं आना, अभी इसी को क्लियर करना है, इसी को समझाना है, इस पर ब्रशअप करना है कि बच्चे को 6 में 6 का गुणा आ जाए, 6 में 2 का आ जाए, इसको कितना करेंगे वो आ जाए, जोड़ना कैसे होता है, घटाना यहाँ पे यहाँ कहाँ लिखेंगे, फिर नीचे कहाँ लिखेंगे, ये सारा कुछ इसको ब्रशअप करना। तो सबसे पहले अगर नहीं है, ये सफिशियंट नहीं है, तो इस पर ब्रशअप करना। क्या करना? ब्रशअप। ब्रशअप करना, ब्रशअप करना, ब्रशअप क्या? पीके, पीके पर ब्रशअप करना कि पीके हमारा सही हो जाए, सफिशियंट हो जाए। अब जब ब्रशअप कर लिया, सफिशियंट हो गया, तब हम आगे बढ़ेंगे। जब सफिशियंट हो गया तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने ये चेक कर लिया कि बच्चे के पास इतना तो है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर हो गया तो हम नए नॉलेज का ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या हमको पढ़ाना है, यह जो नया नॉलेज था उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एथ हो गया, अब यहाँ पे नो था तो ब्रशअप किया, अब यस हो गया, यस हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे नए नॉलेज का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज, नए नॉलेज का ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या हमको नया नॉलेज देना है। नया नॉलेज क्या देना वही हमने बताया। यहाँ पे मान लीजिए 26 से 6 ये हमको पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, इसका संगठन करेंगे। अब संगठन करेंगे, अब इससे पहले थोड़ा सा मेंटल रेडनेस करेंगे, इससे संबंधित थोड़ा मेंटल रेडनेस करेंगे। मेंटल रेडनेस करेंगे, बच्चे को तैयार कराएंगे, क्या चलो हमने पढ़ा उसमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में 6 का पढ़ा पढ़ेंगे, पढ़ो जरा, पढ़ के बताओ कैसे होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, 6 में 6, तो 6 में 6 आता है क्या? अगर नहीं आता तो 6 गुणे 1 कर लो, 6 गुणे 2 कर लो, 6 गुणे 3 कर लो, ऐसे नहीं आता है तो 6 गुणे 4 कर लो, 6 गुणे 5 कर लो, ऐसे नहीं आता है तो चलो ऐसे भी नहीं आता है तो 6 कर लो, तो 12 हो गया, फिर उसमें 6 जोड़ दो, फिर उसमें 6 जोड़ दो, जो आए ऐसे कर लो। तो ये बच्चों का थोड़ा सा मेंटल रेडनेस कराएंगे कैसे करना है। तो क्या करना, जो अगला वाला पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है बिल्ड मेंटल रेडनेस। बच्चे का मेंटल रेडनेस कराना, बच्चे का मेंटल रेडनेस कराना। अब बच्चे का मेंटल रेडनेस हो गया, तब आगे क्या कराना, अब आगे क्या कराना, मेंटल रेडनेस हो गया, अब थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कराना कि ये इसको इसको हम पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। बच्चे को इंट्रोडक्शन कराना कि हमको ये पढ़ना है, तो बच्चे को इंट्रोडक्शन कराना और थोड़ा सा पीछे वाली चीजें भी जोड़े देना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे बच्चे का, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम जो है अब जो हमें ज्ञान देना है वो इंपार्ट करेंगे, ज्ञान को जो हमको देना है, जो पढ़ाना, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, लेसन लेते हैं, लेसन लेने से पहले क्या करते हैं, हाँ अभी क्या, अच्छा गेट के ऊपर कोई सामान है, जाके ले आना जरा। हाँ ठीक ठीक, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करा लिया, अब प्रेजेंटेशन करेंगे, जो हमको कुछ पढ़ाना है तो प्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए इसके बाद का मुद्दा आएगा क्या, प्रेजेंटेशन आएगा, प्रेजेंटेशन करेंगे।
प्रेजेंटेशन करते समय बहुत सारी बातें प्रेजेंटेशन के तहत आती हैं। प्रेजेंटेशन के तहत बहुत सारी बातें आती हैं। जब हम ज्ञान को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो ज्ञान को बताते चलते, पढ़ाते चलते, बच्चों को रीइंफोर्समेंट करते चलते हैं, टीएलएम दिखाते चलते हैं, रेडीनेस करते चलते हैं, बच्चों का क्लासरूम का मैनेजमेंट करते चलते हैं। बहुत सारी माइक्रो टीचिंग की जितनी स्किल्स है वो प्रेजेंटेशन के तहत आती हैं। प्रेजेंटेशन के तहत वो सारी चीजें हम लेके आते हैं। प्रेजेंटेशन हमारा सबसे बड़ा एरिया होता है। जब हम 40 मिनट का लेसन लेते हैं, 25 मिनट का लेसन लेते हैं, 1 घंटे का लेसन लेते हैं, तो प्रेजेंटेशन एरिया हमारा थोड़ा बड़ा होता है, इंट्रोडक्शन एरिया हमारा छोटा होता है, रिकैप्चुलेशन एरिया हमारा छोटा होता है, हमारा इवोल्यूशन एरिया छोटा होता है, जबकि प्रेजेंटेशन एरिया हमारा बड़ा होता है। तो प्रेजेंटेशन एरिया में हम सारी चीज लेके आते हैं कि बच्चों को हम स्टिमुलेट करेंगे, बच्चे को हम रीइंफोर्स करेंगे, बच्चे में प्रोबिंग क्वेश्चंस करेंगे, बच्चे में जो है बच्चों को हम टीएलएम दिखाएंगे, बोर्ड वर्क करेंगे, ये सब कुछ मैंने क्लासरूम का मैनेजमेंट करेंगे, ये सब कुछ देखते हैं प्रेजेंटेशन में आता है। तब प्रेजेंटेशन कर लिया। अब हम प्रेजेंटेशन करते 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 हम जो है ज्ञान को यहाँ पे क्या करेंगे, ज्ञान को फिक्स भी करेंगे, ज्ञान को फिक्स भी करेंगे। तो फिक्सेशन, अब हम प्रेजेंटेशन कर लिए तो फिक्सेशन करेंगे कि क्या यह समझा। अच्छा, तो जरा मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कोई यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जो 4 पिलर थे, 4 पिलर में जो तीसरा वाला पिलर था वो क्या था? 4 पिलर थे, एक पिलर यहाँ पे, दूसरा पिलर यहाँ पे, तीसरा पिलर यहाँ पे, चौथा पिलर यहाँ पे। तो ये जो तीसरा वाला पिलर था इसका क्या नाम था? कोई जवाब दे दो फटाफट, जल्दी से, क्विक, जल्दी से जवाब दे। जो तीसरा वाला पिलर था, इस तीसरे वाले पिलर का क्या नाम था? क्विक 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 क्विक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मनीष कुमार। ठीक, यहाँ पे क्या था? इवेल्युएट था। तो मैं आपके इसी बीच में आपको अटेंशन भी किए रह रहा हूँ कि आप जो है कहीं और ना जाए, कहीं और ना जाए। तो प्रेजेंटेशन करते समय जो पढ़ा रहे हो आप, जो पढ़ा रहे हो वो बच्चे को फिक्सेशन भी करते चलना है। यहाँ पे एक मैंने बताया, दूसरा एक जो मैं यहाँ पे ले रहा था 26 गुणे 6, ये वाला लेता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा नया नॉलेज है। तो हमने यहाँ पे बताया कि 6 में 6 किया तो कितना हुआ? तो 36 हुआ। 36 को यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 में 2, 6 दूनी 12, 12 3 15। अच्छा, यहाँ पे 36 था तो यहाँ पे 6 हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 है तो 3 कहाँ लिखेंगे? 3 को क्या करेंगे? तो 3 को क्या करेंगे? तो 3 को हम जो है ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इसमें जोड़ देंगे। तो ये जो है साथ साथ में पूछते चलेंगे, फिक्सेशन करते चलेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब काम फिक्सेशन करते चलेंगे। बोलो, सभी को आना है, यूनिफॉर्म में आना है। तो प्रेजेंटेशन हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ बात करेंगे, फिक्सेशन हो गया। अब यहाँ से या प्रेजेंटेशन के बाद फिक्सेशन लेंगे, क्या होगा? फिक्सेशन। जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसको फिक्स करेंगे, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन करने के बाद क्या करेंगे? रिकैप करवाएंगे एक बार रिकैप करवाएंगे। रिकैप का मतलब क्या? कि जो कुछ पढ़ाया, जो कुछ पढ़ाया, जैसे टीएलपी इन द क्लासरूम, स्टडी ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, फिर असेस द प्रीवियस नॉलेज। क्या ये अगर हम कब करेंगे पीके? क्यों जांच करना? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान है सफिशिएंट हुआ या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं। सफिशिएंट है तब तो आगे बढ़ेंगे, अगर सफिशिएंट नहीं है तो ब्रशअप करेंगे। अगर सफिशिएंट है तो आगे बढ़ेंगे, नया नॉलेज का बिल्ड करेंगे। अगर नहीं है तो पहले ब्रशअप करेंगे, पहले तैयार करेंगे बच्चे को नए नॉलेज के लिए। तो अगर हो गया तैयार, अब तो नया नॉलेज तैयार करेंगे, एस तो आगे आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यू नॉलेज। फिर अब मेंटल रिडनेस करेंगे, नया नॉलेज बना करके कि हमको ये पढ़ाना है, ये ज्ञान देना है। तो अब उसकी प्लानिंग करना, करने के बाद बच्चे का मेंटल रिडनेस करेंगे, इंट्रोडक्शन निकलवाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, फिक्सेशन करवाएंगे। साथ साथ जो पढ़ते रहे, पढ़ते जा रहे, पूछते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पूछते जा रहे, वो फिक्सेशन हुआ। वो फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन कराने के बाद रिकैप्चुलेशन कराना कि जो कुछ भी पढ़ाया। जैसे मैं अभी मैं यहाँ जा रहा था, मैं यहाँ जा रहा था नीचे, तो नीचे जा रहा था, नीचे जाने से मैं पहले पीछे चला गया, मैं पीछे चला गया। ये मेरा क्या है? ये मेरा रिकैप्चुलेशन है। ये मेरा रिकैप्चुलेशन है कि मैं इतना पढ़ाने से के बाद मैं आपको पीछे गया, पीछे पूरा एक बार चीज आपको समझाया, समझाया तो मैंने रिकैप करवाया ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, वो इधर उधर ना जाए। तो ये फिक्स, साथ में रिकैप्चुलेशन भी कराना। अब रिकैप्चुलेशन करा लिया तो कराने के बाद सबसे अंतिम जो आता है इसका मुद्दे का, तो आता है असेस करना। असेस करना न्यू नॉलेज, यानी जो आपने ये न्यू नॉलेज बनाया हुआ था, ये न्यू नॉलेज, अब इसको असेस करना। अभी तक तो पीके का आपने असेस किया था, अब नए नॉलेज का, जो नया नॉलेज आपने दिया है, पढ़ाया है, अब उसको आपको असेस करना है। असेस द न्यू नॉलेज। Assess the new knowledge. न्यू नॉलेज। अब न्यू नॉलेज को कैसे असेस करेंगे? पूछेंगे, पूछेंगे बच्चों से, जवाब देंगे, फिलिंग द ब्लैंक। जैसे आपको ओरल लेना है, रिटन लेना है, जैसे लेना है, आप वैसे बच्चे को प्रश्न पूछेंगे। जैसे मैं लेता हूं, आपको करवाता हूं क्या कि चलो 100 जांच करते हैं, पूरा पढ़ा दिया, उसमें 100 जांच की बच्चे का क्या होगा जवाब?
अप्लाइड हो सकता है, उसमें डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, इन्फ्रेंशियल होता है, अलग अलग तरीके से आप प्रश्न ले सकते हैं। तो लेकर के आप बच्चे का न्यू नॉलेज जो आपने पढ़ाया, जो 40 मिनट आपने पढ़ाया, उसके ऊपर आप प्रश्न पूछेंगे। अगर यहाँ पे बच्चे ने प्रश्न दे दिया का जवाब पूरा का पूरा दे दिया, ओके, हर चीज ओके, तो ओके, तो इसमें क्या करेंगे, तो अब यहां से अगर हो गया तो अब आपको आगे जाना है, अब आपको आगे जाना है। अगर नहीं हुआ, बच्चे यहाँ पे पूरा जवाब नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो आपको वापस से जाना है, कहां, वापस से आपको नया नॉलेज संगठित करना है। इफ एस, अगर हाँ हो गया, बच्चे ने जवाब यहाँ पे दिया, आशीष आपने नया नॉलेज चेक किया, मूल्यांकन किया, जैसे मैं आप इसे यहाँ जवाब लेता हूं तो आप लोग उत्तर देते हैं, सभी में उत्तर लगभग आते हैं सभी के। अगर आपने एस दिया तो हमको आगे बढ़ना है, आगे की प्रक्रिया लेनी है। एनके एक्वायर्ड, यहाँ पे मुद्दा लेते हैं, इज एनके एक्वायर्ड। अगर एनके एक्वायर्ड हुआ, मतलब बच्चों को एनके आ गया तो हम आगे की प्रक्रिया लेंगे। अगर एक्वायर नहीं हुआ, नो, बच्चे ने अगर समझा नहीं तो क्या करेंगे, हम वापस से प्रक्रिया बनाएंगे, वापस से हम जो है अपने ज्ञान को दूसरे तरीके से लेके जाएंगे। अगर नो तो क्या करेंगे, वापस से हम यहां आएंगे। अगर नहीं आया तो तुमको वापस से जाना है, वापस से क्या बनाना है, एनके को वापस से बनाना है, उसको सुधार करना है, एनके में सुधार करना है, अलग तरीके से बनाना है। बच्चों का लेवल जो आपने पढ़ाया वो लेवल अच्छा नहीं था, आपको वापस करना है, वापस से सुधार करना है, सुधार करके उसी चीज को बच्चों को वापस से रेडीनेस कराना है, इंट्रोडक्शन करवाना है, प्रेजेंटेशन करवाना है, फिक्सेशन करवाना है, रिकैप्चुलेशन करवाना है, आपको वापस से चेक करना है। अब अगर बच्चे ने समझ लिया तो आपको आगे जाना। अगर अभी भी नहीं समझा है तो आप अभी भी आगे नहीं जाएंगे, अभी भी बच्चे को दोबारा से पढ़ाएंगे। जब तक बच्चे को नहीं आएगा, जब तक नया नॉलेज आ नहीं जाएगा, नया नॉलेज बच्चे को ग्रहण नहीं हो गया, तब तक आप उसको रिपीट करके पढ़ाते रहेंगे और ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। यहां तक हो गई एक प्रक्रिया। अब इसके बाद अभी यही टीएलपी खत्म नहीं होता, टीएलपी इसके बाद की प्रक्रिया। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब हम फॉलोअप लेंगे। जैसे हमने कहा था कि फॉलोअप लेना, तो अगर हो गया एस, अगर एस हुआ तो हम लेंगे फॉलोअप, उसके आगे का पार्ट लेंगे, उसके आगे का या उसको अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, फॉलोअप लेंगे। अब यहाँ पे आगे आएगा फॉलोअप लेना, हमने कहा था इवैल्यूएशन के बाद फॉलोअप आता है, तो फॉलोअप लेंगे। अब फॉलोअप लेने के बाद अब फॉलोअप में हम चेक करते हैं, यहां तक अगर हो गया हो तो हम यहाँ आगे चलते हैं। चलिए यहीं ले लेते हैं, फॉलोअप हो गया। अब ये हम फॉलोअप को यहां से लेके आते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे फॉलोअप लेते हैं, ये हुआ फॉलोअप। अब फॉलोअप जब हम लेंगे तो फॉलोअप के बाद क्या करेंगे, फॉलोअप में चेक करेंगे कि एप्लीकेशन, बच्चों के पास एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं। फॉलोअप हम पढ़ा लेंगे, फॉलोअप कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉलोअप का ले लेंगे। फॉलोअप करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या बच्चों को एप्लीकेशन आ रहा है, क्या बच्चे अप्लाई कर पा रहे हैं, वो जो ज्ञान था, वही जो गणित हमने पढ़ाया उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अलग अलग जगहों, क्या। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि रोज हम पढ़ाते हैं आपको कि थॉर्नडाइक के 3 नियम है, तो 3 नियम है, एक तत्परता का नियम है, एक अभ्यास का नियम है, एक प्रभाव का नियम है। अभ्यास का नियम हम जो है दूसरी जगह पे करते हैं, जो तत्परता का नियम है लेसन में पढ़ाने से पहले करते हैं, और जो प्रभाव का नियम है असेसमेंट में करते हैं। ये सब चीजें करते हैं, कहाँ करते हैं, तो उसका क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो अलग अलग जीवन में। मैंने आपको स्कीमा पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको एजिमुलेशन पढ़ाया हुआ था, स्कीमा पढ़ाया हुआ था, एजिमुलेशन पढ़ाया हुआ था, एकोमोडेशन पढ़ाया था, उस पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए हुए थे। तो आपने स्कीमा को, एजिमुलेशन को उस प्रश्न में अप्लाई किया, आपने स्कीमा को और एजिमुलेशन को आपने उस प्रश्न में अप्लाई किया, अप्लाई करके आपने जवाब दिया। मैंने आपको नियम बताए, मैंने आपको नैतिकता के बताए कि जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये आपने पढ़ा उसको फिर जवाब दिया, अप्लाई किया, जवाब दिया। वैसे यहाँ पे है फॉलोअप लेना, ये जो आपने पढ़ाया नया नॉलेज हो गया, अब इसको अप्लाई बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, वो चेक करना कि असेस एप्लीकेशन ऑफ एनके। यहाँ पे आप लेंगे क्या, असेस एप्लीकेशन ऑफ एनके, नए नॉलेज का अप्लाई क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्या। जैसे मैंने प्रश्न पूछा, सीधा प्रश्न नहीं है, इनडायरेक्ट प्रश्न है या इन्फ्रेंशियल प्रश्न है। अब इन्फ्रेंशियल प्रश्नों में आप जवाब दे पा रहे हैं नहीं, इसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं दैनिक जीवन में अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो ठीक। अब यहाँ पे अगर बच्चा एनके का इस्तेमाल कर रहा है अप्लाई करते समय, तो ठीक है, आगे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इज चाइल्ड यूजिंग एनके, इसमें इज चाइल्ड
यूजिंग एनके, क्या बच्चा एनके का इस्तेमाल कर रहा है? मतलब जो आपने पूरा सीखा हुआ था, मैंने कहा कि आपको मतलब एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक भैंस को देख करके गाय कहता है, भैंस को देख करके गाय कहता है, तो एजिमिलेशन होगा या जो है वो एकोमोडेशन होगा? तो आपने कहा नहीं, ये तो एजिमिलेशन ही होगा। जब गाय में उसको कंफ्यूजन होगा तब जाकर के एकोमोडेशन होगा। तो आपने जब ये समझा, आपने उसको अप्लाई किया, स्कीमा को, एजिमिलेशन को, एकोमोडेशन को आपने अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एनके को जो आपने पूरा पढ़ा हुआ उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे इज एनके एक्वायर्ड यूजिंग, अगर यूजिंग एस, अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या? 4R चेक करेंगे बच्चे का, 4R चेक करेंगे। अगर बच्चा एक्वायर कर रहा है तो 4R चेक करेंगे, 4R चेक करेंगे। 4R में 4R क्या होता है? तो 4R के लिए होते हैं यहाँ पे क्या? रेफरिंग। 4R होते हैं क्या मैं 4R यहाँ लिख देता हूं। 4R होता है रेफरिंग, रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीबिल्डिंग, रीइंफोर्सिंग, रीइंफोर्सिंग, रीबिल्डिंग, ये होता है 4R। ये 4R आता है। अब इसी एमके में बच्चा रेफर कर रहा है कि हमने वो पढ़ा हुआ था, इसका इस्तेमाल हो सकता है। बच्चा उसको रिमाइंड कर सकता है कि हमने ये पढ़ा था, ये चीज हम लेकर के आ सकते हैं, खींचते हैं। और रीइंफोर्स हो रहा है, बच्चा उसको खुश हो रहा है, उससे मतलब खुद से प्रेरित हो रहा है, वह रिबिल्ड उसको वापस से बना रहा है। तो बना रहा है यानी हमने पढ़ा हुआ था कि ये चीज, बिल्ली को कुत्ता, मतलब एक कुत्ता है, बिल्ली है, तो बिल्ली और कुत्ते को जब वहां पे होता है तो उसको एजिमिलेशन कहते हैं। ऐसे यहाँ पे भैंस है और यहाँ पे गाय है, तो भैंस और गाय में भी वही सेम अप्लाई हो रहा है, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एजिमिलेशन होगा, यहाँ एकोमोडेशन नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या वो कर रहा है? रिबिल्ड कर रहा है चीज को, कॉन्सेप्ट को नए तरीके से रिबिल्ड कर रहा है। तो ये सब आते हैं किसमें? 4R में आते हैं। तो 4R चेक करना, 4R चेक करना। अगर बच्चा 4R पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, 4R पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, असेस द रिस्पॉन्स ऑफ 4R। अब यहाँ पे ये भी करना, असेस द रिस्पॉन्स ऑफ 4R। अगर बच्चा 4R पर रिस्पॉन्स कर रहा है, तब अब हम यहाँ पे समझ लेंगे कि बच्चा जो है क्या हुआ? बच्चा एनके प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे जो एनके होगा आपका, यही एनके, एनके बच्चे ने एक्वायर कर लिया है। अब यही एनके बिकम पीके हो जाएगा, एनके बिकम पीके। अब यहाँ पे एनके आपका पीके बन जाएगा। यानी इतनी पूरी प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम आती है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहले यहां तक तो आपने समझ लिया। यहां तक में पहले आपको स्टडी ऑफ प्रीवियस नॉलेज करना है, बच्चे का पूर्व ज्ञान जांच करना है। पूर्व ज्ञान जांच करने के बाद जांच लेंगे, अगर है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो ब्रशअप करेंगे। ब्रशअप करने के बाद फिर वापस से आएंगे तो नया नॉलेज बनाएंगे, बच्चे का मेंटल रेडनेस करेंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे, प्रेजेंटेशन करवाएंगे, फिक्सेशन करवाएंगे, रिकैप्चुलेशन कराएंगे, असेस करेंगे नया नॉलेज, नया नॉलेज असेस करेंगे। अगर नया नॉलेज बच्चे ने एक्वायर करा हुआ है तब तो ठीक आगे जाएंगे, अगर नहीं करा हुआ तो वापस से नया नॉलेज बनाएंगे। नया नॉलेज बना लिया फिर आप बना करके ये सब सारी प्रक्रिया करेंगे। अगर बच्चे ने किया हुआ तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे कैसे? फॉलोअप लेंगे, दूसरा लेसन लेंगे या उसी के जैसा दूसरे लेसन पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद अब ये चेक करेंगे कि क्या बच्चा जो है यहाँ पे अप्लाई कर पा रहा है। अप्लाई मतलब इन द सेंस कि वो अलग अलग सिचुएशन में उसी बात को, उसी चीज को जो आपने गुड़ा पढ़ाया था, जो आपने भाग पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगहों पे वो इस्तेमाल कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि नमस्ते करना, अभिवादन करना। अभिवादन करना आपने बच्चे को सिखाया कि अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन करते हैं क्या खाली वो मम्मी को देख करके, टीचर को देख करके अभिवादन करता है, या हर बड़े को देख करके अभिवादन करता है? अगर वो हर बड़े को देख करके अभिवादन कर रहा है, इसका मतलब कि वह क्या है? आपने अभिवादन वाली प्रक्रिया यहाँ पे सिखाई, सिखाने बाद आपने उसका फॉलोअप लिया। फॉलोअप लेने में आपने ये देख रहे हैं कि जो अप्लाई आपने बताया, जो ज्ञान बताया, वो हर जगह पे अप्लाई कर रहा है, हर जगह पे अप्लाई कर रहा है। चाहे भगवान हो, चाहे जितने जो भी बड़े लोग हैं, उन सभी जगह पर वो नमस्ते कर रहा है। नमस्ते कर रहा है इसका मतलब कि उसने एप्लीकेशन यूज किया। तो यूज किया, वो जो नया नॉलेज था उसको वो यूज कर रहा है, यूज कर रहा है। अब यहां तक तो हो गया। अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे, क्या? 4R को भी देखेंगे, चेक करेंगे कि बच्चा 4R भी अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। 4R में क्या होता है कि रेफर करना। अच्छा, टीचर ने बताया हुआ था कि जब बड़े होते हैं तो उनको नमस्ते करते हैं, और नमस्ते करने के बाद जो छोटे होते हैं उनसे हाथ मिला, मतलब जो हमारे समान के होते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे जो होते हैं समान उनसे हाथ मिलाते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। ये 3 प्रक्रिया बताई हुई थी टीचर ने। तो क्या ये तीनों प्रक्रिया वहां पे आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, छोटा आ गया, तो वहां पे क्या करना है? उसको नमस्ते करना है, उसको हाथ मिलाना है, क्या करना है? ये तीनों में से कौन सी प्रक्रिया लागू होगी? वह रेफर करेगा। रेफर करने के बाद जब सटीक लगाएगा, नहीं, टीचर ने बताया हुआ था बड़े को नमस्ते करना है, तो बड़े है ना, इनको नमस्ते करना है। हाँ, नमस्ते। छोटा है वो आशीर्वाद, उसने बोला नमस्ते तो आशीर्वाद। कोई हमारा साथ आ गया, हाथ मिलाओ। टीचर ने हमारे कहा था हाथ मिलाने के लिए, हाथ मिलाओ। तो यह रिमाइंड कर रहा है,
रिमाइंड करा, रेफर किया, रेफर करने के बाद रिमाइंड करना, फिर किया, वो भी हाथ मिलाया, वाह वाह, अरे वाह, गुड, सामने स्क्रीन में, वाह, शाबाश, शाबाश, यानी उसको लगा कि मैंने जो ज्ञान लिया हुआ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको रिइंफोर्स होना, फिर उसको बना लेना बिल्कुल स्कीमा को, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी लेकर के बैठा लेना, यहाँ बच्चा जो है उसको रिबिल्ड भी कर पा रहा है, रिबिल्ड कर पा रहा है। तो ये 4R के रिस्पॉन्स को भी चेक करना, तो 4R अगर बच्चे ने कर लिया, 4R भी बच्चा ने अब अप्लाई करना सीख लिया, अपने इस एनके में जो नया ज्ञान है, उस नए ज्ञान में 4R तक भी बच्चे ने अप्लाई करना सीख लिया। अब जाकर के यह ज्ञान जो हमारा था, यह ज्ञान था, वो चाहे हमारा भाग का गुणा का भाग हो, भाग पाठ हो, चाहे मैंने वो बच्चों को अभिवादन करने वाला बात बताया हो, चाहे मैं जो पढ़ा रहा हूं ये बात हो, तब जाकर के क्या होगा, एनके पीके बनेगा। अब यह पीके जो है यहां आ जाएगा, जब हम दूसरा वाला लेसन पढ़ाएंगे तो पीके को असेस करेंगे, पीके की स्टडी करेंगे, पीके स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे यह वाला क्या बन गया, यह नया नॉलेज था, नया नॉलेज खत्म हो गया, पुराना बन जाएगा, यह पुराना बन जाएगा, पुराना बन जाएगा, पीके बन जाएगा, प्रीवियस नॉलेज, यानी यह आज की बात थी, यह कल आएंगे तो यह पीके बन जाएगा, पीके बन जाएगा, तो पीके को वापस से ब्रशअप करेंगे, फिर ये पूरी प्रक्रिया वापस से चलेगी। इसी को कहते हैं टीएलपी, इसी को कहते हैं टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया ये पूरी चलती है, तो प्रक्रिया को पूरी चलाने के लिए इस प्रकार का फॉलो हम जो है, इस प्रकार का चार्ट, फ्लो चार्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो होप आप लोग को समझ आएगा। अब यहाँ पे 4R को थोड़ा सा क्विक समझ लेते हैं कि 4R क्या है, 4R का मतलब क्या है। 4R का रेफरिंग का मतलब क्या है, रेफरिंग का मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि कहां पे ये मैंने अभिवादन करने की बात कही, तो अभिवादन करना किसके लिए, अभिवादन करना, रेफर करना किसके लिए, अभिवादन करना, ये यहाँ हाथ मिलाना है, नमस्ते करना है, आशीर्वाद देना, तीन बातें, तीन कॉन्सेप्ट हैं। तो वहां रेफर करना कि कौन यहाँ पे छोटा है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमारे समान का है, समान का तो इसके लिए क्या करना है, हमसे बड़े हैं तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, वो रेफर करना, तो उसे कहते हैं रेफर करना। जैसे दूसरी बात एक और ले लेते हैं, मिक्सिंग करना। तो मिक्सिंग करना, मिक्स करने की बात क्या होगी, तो मिक्स करने की बात कि हमने कलर में मिक्स कर दिया, हमने सब्जी में मिक्स कर दिया, मिक्स के अलग अलग रूप है, मिक्स के अलग अलग रूप है, तो मिक्सिंग के रूपों को रेफर करना कि यहाँ पे कौन सा मिक्स आएगा, यहाँ पे कौन सा मिक्स आएगा। जैसे सब्जी मिक्स हो गई, सब्जी मिक्स हो गई, दाल चावल में सब्जी मिक्स हो गई, कलर में पानी में जो है वो पानी में कलर मिक्स हो गया। तो ऐसे मिक्सिंग का सवाल जो है वो मिक्सिंग का जवाब निकालना, तो मिक्सिंग का यूज कराना बच्चे को, तो रेफर करके मिक्सिंग का भी जवाब दे पाएगा। रिमाइंड करेगा, हाँ ये सही था, बिल्कुल रिमाइंड करने का भी जवाब वहां पे लेना कि बच्चा जो है उस चीजों को रिमाइंड करेगा, अच्छा यहाँ पे टीचर ने बताया हुआ था, नहीं उस टीचर ने हमको एक बार बताया हुआ था कि छोटा को ऐसे नहीं करते हैं, बताया हुआ था हमको कि छोटे को हाथ नहीं मिलाते, छोटे को आशीर्वाद देते हैं, हमारे समान वाले को हाथ मिलाते हैं, हमने हमसे बड़े वाले को नमस्ते करते हैं। ये उसने अपनी गलती एक बार करी हुई थी, तो गलती से उसने सीख लिया हुआ है कि यहाँ पे ये नहीं करना है। वैसे रेफरिंग करना, रेफरिंग में रीइंफोर्सिंग में जब उसने कर लिया, सही कर लिया, तो वो उसने शाबाशी दिया, या फिर बड़ा हुआ तो बड़े को अपने हासिल ऐसे हाथ मिलाने के लिए कर रहे हो, तो वो दिखाओ हाथ मिलाओ, कैसे हाथ मिला भाई, तो आप वहां पे तुरंत आप रीइंफोर्स, भाई ये तो गलती, नहीं नहीं सर, सर नमस्ते, नमस्ते, हाथ नहीं मिलाना है, यहाँ पे नमस्ते करना भूल गए, मान लीजिए आप भूल गए कि आप कोई बड़ा व्यक्ति, आप उसको हाथ मिलाने के लिए गए, तो वो हाथ नहीं मिला रहा आपसे, वो नहीं नमस्ते नमस्ते, तो आप वहां से क्या हो रहे हैं, रीइंफोर्स हो रहे हो, रीइंफोर्स हो रहा है सकारात्मक रूप में, रीइंफोर्स हो रहा हो नकारात्मक रूप में, दोनों रूप में। और फिर आप रीइंफोर्स के बाद आप क्या करोगे, अपने आप को रीबिल्ड करोगे, ये पूरे ज्ञान को वापस से संयोजित करोगे कि हाँ ये बातें हो सकती हैं, तो रीबिल्ड भी यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास क्या मतलब, हमने ये रेफर किया, रिमाइंड किया, ये किया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो हम बिल्कुल अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने रेफर भी कर लिया, सही हो गया, हमने बिल्कुल पक्का कर लिया, हमने रिमाइंड भी कर लिया, बिल्कुल पक्का हो गया, हम रेनफोर्स हम बिल्कुल अब तैयार है, तो लो चलो अब अप्लाई कर देते हैं, दे देते हैं, इसको कहते हैं रीबिल्ड करना। तो रीबिल्ड करना भी इसके साथ में आता है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है किसके तहत आती है, टीएलपी के तहत आती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, यहाँ पे अब खत्म होता है, यहाँ पे जो टीएलपी का पूरा पार्ट जो है वो खत्म होता है। खास इसमें 4R की बात करते हैं, वहां पे 3R होते हैं, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक, जबकि यहाँ 4R हम यूज करते हैं टीएलपी में, रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीबिल्डिंग और रीइंफोर्सिंग और रीबिल्डिंग। यहाँ पे चार बातें हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कब, अप्लाई करने के बाद, जो हम अप्लाई करना सिखाते हैं, अप्लाई करने में इन चार चीजों को भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चा करने लग रहा है, तब जाकर के उसका एनके पीके बनेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये अपना, अगर आपने नोट भी कर लिया हो तो हम आगे बढ़े, तो ऐसे इवैल्यूएशन करते हैं। चलिए मुझे लिख करके बताइए, चलिए यहां तक समझ में आ गया, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लेगा।
पीएलपी आपको समझ में आ गया होगा। यहां से लेते हैं आपका स्वजांच। पीएलपी का कॉन्सेप्ट यहां तक समाप्त हो गया है। क्यों भाई, आप लोगों के कुछ जवाब नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए सभी लोग? अरे जवाब दीजिए, जवाब कहाँ गए सभी लोग? आवाज मेरी पहुंच रही है? यस। हाँ, तो फिर तुरंत जवाब देना चाहिए ना भाई। अब यहां से ले लेते हैं स्वजांच। स्वजांच, पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। यहां से आता है प्रश्न नंबर 1, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। जवाब दीजिए, क्यों? क्यों महत्वपूर्ण है? नई जानकारी को पूरी जानकारी से जोड़ने, सीखने में समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। जवाब, जवाब एक, यह नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ जोड़ने का समृद्ध बनाता है। जरा ध्यान से जवाब पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। अप्लाई करना है यहाँ पे भाई, एनके, एनके अप्लाई करना है, एनके अप्लाई करना है यहाँ, एनके को अप्लाई करना है। चलिए, ठीक नहीं होगा यहाँ पे जवाब। यहाँ पे नई जानकारी को जोड़ना ही नहीं, यहाँ कह रहा पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, यानी पुनरावृत्ति कराना और रिकॉल कराना में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे किसी भी अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। नई जानकारी से जोड़ने के लिए समृद्ध बनाता है। पूर्व जानकारी को जोड़ने में, यहाँ पे यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाने में नहीं, यहाँ पे क्या होगा जवाब, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, यानी उसकी पुनरावृत्ति कराना और उसका प्रत्यास्मरण कराना। जब आप यहाँ पे, मैंने कहा था क्या, मैंने यहाँ पे कहा था क्या, बच्चे को, यही मैंने बताया था ना, पीके की जांच करना, असेस पीके, असेस पीके, तो उसको पहले रिकेप करवा लेना, पढ़ाने से पहले एक बार जोड़ लेना, ब्रशअप कराना या रिकॉल करवाना। तो ब्रशअप कराना या रिकॉल कराना वो किस पर जोड़ देता है? जोड़ देता है कि आगे की जो पढ़ाना है, आगे का अनुदेशन देना है, उसके लिए सुविधाजनक शुरुआत होगी। यहाँ पे जवाब क्या होगा? वो होगा 4, 4 यहाँ पे जवाब सही होगा, 4 होगा, क्योंकि कोई भी अनुदेशन है शुरुआत करना है तो उसके लिए सुविधा मिल जाएगी कि हमको क्या पढ़ाना है, प्लान क्या करना है। तो प्लान क्या करना है उसके लिए जो है यह जरूरी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या? हाँ भैया, पढ़ा लेने दो थोड़ी देर। तो क्या 4? आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहना था? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जवाब, 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 जवाब। सही बात है, यहाँ पे क्या कहलाएगा? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। चलिए, यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर होगा, 3। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यवहार का करना पक्ष है, व्यवहार का करना पक्ष है किसका? सीखने के गति कार्यात्मक क्षेत्र का, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का, या सीखने के भावनात्मक क्षेत्र का।
जवाब, व्यवहार करना, व्यवहार का करना, करना यहाँ पे करना पे ध्यान करिएगा, व्यवहार का करना पक्ष है किसका? जवाब 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 जवाब, मनीष एक, मनीष एक, जवाब दीजिए। एक, सही बात है। यहाँ पे किसका है? यहाँ पे जवाब होगा एक। यहाँ पे एक राइट आंसर है, एक, एक होगा इसका जवाब, एक, चार नहीं होगा। यहाँ पे एक जवाब है सीखने के गति कार्यात्मक क्षेत्र का, सीखने की गति कार्यात्मक क्षेत्र का, यानी साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन जो है वो व्यवहार का को ध्यान में करने के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। जवाब था एक। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। हाँ, चौथा प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षण विधि, शिक्षण, शिक्षार्थी, या इनमें से कोई नहीं? सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? तीन, 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 शिक्षार्थी कौन है? तो शिक्षार्थी, सही जवाब होगा यहाँ पे शिक्षार्थी। यहाँ पे तीन होगा राइट आंसर, तीन, शिक्षार्थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या? बालक को पढ़ाना, बालक को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्या होगा पांचवा प्रश्न? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा, हाँ सही बात है, तीन, लक्ष्मण तीन। चार, 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 राइट आंसर चार, चार यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, क्यों? क्यों? जवाब क्या होगा? दो, 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 राइट आंसर होगा क्या? दो। यहाँ पे सही जवाब है दो, कि सभी बच्चों की जो विकास दर है वो भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। मनीष पटेल चार। चलिए तो सातवां प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका है क्या? अनुकरण द्वारा सीखना, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, या ये सभी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को ज्ञान अगर करवाना है तो उसका मुख्य तरीका क्या होगा? कैसे बच्चे करेंगे? मणि और चार, अनुकरण द्वारा सीखना, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, ये सभी द्वारा सीखना। सही बात है, तो चार यहाँ पे होगा जवाब। नहीं, जगदीश दो नहीं होगा, सभी है, सभी होगा। अनुकरण द्वारा करके भी बच्चे सीखेंगे, करके भी सीखेंगे और अनुभव के द्वारा भी सीखेंगे। चार, चार यहाँ पे जवाब होगा चार, ये सभी चार जवाब सही है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 7 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ होती है समाप्त। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है फिनिश। अब आगे का जो चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे बाद में। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपके किसी प्रकार के कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।